हाय एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड साइंस। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक के अंदर के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे, फिर उन्हें बताऊंगा अभी किस तरीके से आंसर आएगा और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का जो होता है वो 6 होता है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का होता है 8। देन ये हो गया। देन फिर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। कार्बन का होता है 2 4 और ऑक्सीजन का होता है 2 6, यानी कार्बन के आखिरी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से C लिखेंगे और देन फिर हम 2 डॉट बना देंगे इस तरीके से, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन फिर अब ऑक्सीजन को प्लेस करेंगे यहाँ पर और इधर भी ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इधर आ गए, देन 2 यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से 2 इधर। ऐसे ही ऑक्सीजन के दूसरी वाली जो ऑक्सीजन है इसे इधर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, देन यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान होता है बनाना, बस हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और देन आखिरी में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें शेयरिंग से बना होता है। जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शेयर कर लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ। ऐसे ही दूसरा वाला ऑक्सीजन भी शेयर कर लेगा। और सेम जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसे 4 और चाहिए अपनी ऑक्टेट फिल करने के लिए, तो वो जो है ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स, यानी सल्फर जिसमें 8 एटम्स हैं, हमें उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। किस तरीके से ड्रॉ करते हैं इसे देखते जाइए, इसे अच्छे से समझना। कुछ इस तरीके से इसकी शेप आएगी। हमें पता है कि सल्फ़र में जो एटॉमिक नंबर होता है उसका सल्फ़र का वो होता है 16, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई फिर उसकी 2 8 और 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले ड्रॉ करते हैं। फिर इसमें हम शेयरिंग दिखाएंगे किस तरीके से शेयर होके ये एटम्स आई मीन सल्फ़र के एग्जिस्ट करता है एज अ मॉलिक्यूल। कुछ इस तरीके से शेप आएगी। देन यहाँ से अब जो शेयरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देन फिर ये वाला सल्फ़र जो है इस दूसरे वाले सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इस तरीके से इसकी शेयरिंग होगी। तो ये डायग्राम होगा हमारा जो कंप्लीट रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फ़र जिसमें 8 एटम्स होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पेंटेन या फॉर द पेंटेन। पेंटेन के लिए हम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 तरीके से फॉर्म होंगे। एक होगा एन पेंटेन, देन फिर जो अगला डायग्राम होगा उसका 2 मिथाइल ब्यूटेन का। अलग अलग तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है, लेकिन वो रहेगा पेंटेन ही। फिर देन 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले एन पेंटेन ड्रॉ करें। सीधा सीधा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे और उसमें हाइड्रोजन्स होंगे
इस तरीके से बनेगा एन पेंटेन। देन फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, देन फिर कार्बन कार्बन, देन CH3, देन यहाँ से H H H और यहाँ पे CH3, इसीलिए इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला है। आगे है फिर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी एक सिंगल लाइन में तो 3 कार्बन एटम होंगे, उसके साथ साथ जो मिथाइल ग्रुप होगा वो सेकंड नंबर पे होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये इसके आइसोमर्स हैं तीनों, ध्यान से समझिए और इन्हें याद कर लीजिए किस तरीके से बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है C5H10। कार्बन के 5 एटम है, क्योंकि पेंटेन है वो पेंट आ रहा है, और साइक्लो इसलिए क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में बनाया जाएगा। किस तरीके से, देखो ध्यान से समझो इसे। C ये 4 कार्बन एटम हो गए और यहाँ पे आ गया एक और C। अब इनके साथ हमें हाइड्रोजन्स को प्लेस करना है। शेयरिंग के साथ यहाँ से इन्हें ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। देन इसे जो है कार्बन्स प्लेस करते हैं इसके साथ, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लेस करते हैं, 2 हाइड्रोजन आएंगे। देन यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे इस वाले कार्बन के साथ। देन यहाँ भी हाइड्रोजन, उसके अलावा इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। देन जो आखिरी कार्बन बचा है उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो ये इसका होगा डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, जहाँ जहाँ लाइन है उसके एंड पॉइंट पे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी बनाने में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला डायग्राम। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। इथेनॉइक एसिड का बनाना है हमें, देन ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन एंड देन हेक्सेनल। इथेनॉइक एसिड का 2 कार्बन एटम होंगे, ओइक एसिड आ रहा है यानी C डबल बॉन्ड OH, और कार्बन के साथ जो ये वाला है इसके साथ 3H। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर इथेनॉइक एसिड का, CH3COOH। देन फिर है ब्रोमोपेंटेन का, मतलब 5 कार्बन एटम है और फिर Br ग्रुप अटैच्ड है, इसके साथ हम H लगा सकते हैं। पूरा हमें कंप्लीट बनाना है स्ट्रक्चर, तो एग्ज़ाम में सिर्फ CC लिख के नहीं छोड़ देना है। ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। देन फिर है ब्यूटेनोन, यानी कीटोन ग्रुप है इसमें, तो H3C, देन C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। इसे भी ओपनली भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है। देन है हेक्सेनल, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है आखिरी में। हेक्सेनल मतलब इसमें 6 कार्बन एटम है, CC, यहाँ H इंक्लूड किया, H रखा ऊपर नीचे, बस आखिरी में जो है हमें फंक्शनल ग्रुप CHO डालना है। यहाँ इस वाले कार्बन एटम के साथ C डबल बॉन्ड O और H, CHO ग्रुप आएगा जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये बन गया हमारा हेक्सेनल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वुड यू नेम, नहीं हाउ वुड यू नेम दीज फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें 2 कार्बन एटम हैं तो इसलिए ये कहलाएगा ब्रोमो इथेन। इसमें एक ही कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको बोलेंगे मिथेनल।
मिथेनल या फिर इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। उसके अलावा जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन एटम हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है और इसमें आइन ग्रुप है यानी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको नाम देंगे हम 1 हेक्साइन। हेक्स इसलिए क्योंकि 6 कार्बन एटम थे और आइन इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। ठीक है, तो 1 हेक्साइन या फिर सिंपल हेक्साइन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो दो प्रॉपर्टी होती है उसकी। एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की प्रॉपर्टी यानी एबिलिटी टू फॉर्म bonds with other atoms of carbon, यानी दूसरे एटम्स के साथ भी यानी कार्बन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब कार्बन के ही एटम होंगे और दूसरे भी कार्बन के होंगे तो आपस में वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। फिर आती है टेट्रावैलेंसी। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन क्या होता है, कैपेबल होता है बॉन्ड करने के विद 4 अदर एटम्स ऑल्सो, तो दिस इज कॉल्ड द टेट्रावैलेंसी। तो आसानी से बॉन्ड फॉर्म किया जाता है। कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग, इसे कंप्लीट आंसर देना है, बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल को यानी C2H5OH को इथेनोइक एसिड में, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में तो उस केस में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस कन्वर्जन के दौरान ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का जो है एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, तो इथेनोइक एसिड बन जाता है। देखो इसका प्रॉपर आंसर कैसे देंगे। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड involves the removal of hydrogen atom and addition of oxygen इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, इसकी कन्वर्जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। जब वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और इथाइन का यूज़ होता है वेल्डिंग में, लेकिन इथाइन और एयर का यूज़ नहीं होता है, तो उसका क्या कारण है? अगर हम इथाइन और एयर का यूज़ करें वेल्डिंग में, इथाइन प्लस एयर का यूज़ करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इनकम्प्लीट कंबक्शन होगा। उसके अलावा एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे। सूटी फ्लेम का मतलब जो फ्लेम क्लियर नहीं है और ना उसकी कोई हीट है, ना तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, यहाँ लिखेंगे नो हीट जनरेटेड, तो फिर वेल्डिंग होगी कैसे? लेकिन जब हम इथाइन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, इथाइन प्लस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो कंप्लीट कंबक्शन होता है।
कंबक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और एक क्लीन फ्लेम मिलता है, सूटी नहीं मिलता, क्लीन फ्लेम, और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है जिससे आसानी से होती है वेल्डिंग में। हीट जनरेटेड इज़ लार्ज। उसके अलावा जो फ्लेम यूज़ होता है वेल्डिंग में उसे बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। यहाँ लिखेंगे फ्लेम यूज्ड इज़ ऑक्सी एसिटिलीन। तो इसीलिए ऑक्सीजन और इथाइन का यूज़ होता है, ना कि इथाइन और एयर का। एयर में ऑक्सीजन तो होती है लेकिन और भी गैसेस होती हैं, तो इस हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के बीच में किस तरीके से डिस्टिंग्विश यूज मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे। तो होता ये है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, लेकिन एल्कोहल्स इसमें रिएक्ट करते ही नहीं हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिएक्शन कराएं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर एल्कोहल्स का हम रिएक्शन कराएं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, एक तरीके से वाटर को मिल्की सा बना देगी। ठीक है, यहाँ लिख लो लाइम वाटर मिल्की। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा एल्कोहल है। एल्कोहल तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। खैर, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं उसी कंपाउंड में वापस से। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज कंपाउंड्स which either removes hydrogen और ऐड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन वो सब हेलोजेंस हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे पूछा है वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ अ वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। आंसर होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक if a water is hard by using a detergent because detergents are the salts of ammonium or sulfonates of long chain carboxylic acids। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम या सल्फोनेट्स के सॉल्ट्स होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है, लॉन्ग लॉन्ग चेन होती हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि कोई भी वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है बाय द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपल यूज़ अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन और अ बीट विद द पैडल। वाई ऑल दिस इज़ नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लोथ्स। नॉर्मली जब लोग कपड़े धुलते हैं तो जब साबुन उसमें लगा दी जाती है या फिर जो भी डिटर्जेंट होता है तो उसे फिर पीटते हैं किसी पत्थर पे, या फिर पैडल का मतलब जो थपकी होती है उससे बीट किया जाता है ताकि वो गंदगी निकल सके। तो इसका कारण यही है कि इसको जो पीटने को बोला जाता है एगिटेशन। एगिटेशन नेसेसरी होती है क्लोथ्स को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो सोप मिसलीस होते हैं, माइसलीस बोल सकते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करो, सोप मिसलीस, इनके साथ ही जो मिसलीस होती हैं, जो झाग होते हैं, इनके साथ ही जितनी भी जो गंदगी होती है, ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो अटैच्ड हो जाता है आसानी से।
अब जैसे ही अटैच हो जाएगा तो इसको हमें मारना पड़ेगा किसी भी चीज़ से या बीट करना पड़ेगा ताकि वो निकल जाए वहाँ से। इसीलिए एगिटेशन बहुत ज़रूरी है क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर किया जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, लाइक करना वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।